गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू चलेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि प्राथमिक चिकित्सा सेवा फर्स्ट एड सर्विस क्या होती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट एड सर्विस क्या है। बाकी आज हम जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा के उपाय क्या क्या होते हैं। हमने ये गुण जान लिए थे कि प्राथमिक जो चिकित्सक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आज हम जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के उपाय क्या क्या होते हैं। तो जैसे इसमें ये बताया जाएगा कि यदि किसी की फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स फ्रैक्चर, हड्डी उतर जाना, कोई जल जाए, रक्तस्राव हो रहा है, किसी को घाव है, कोई किसी ने जहर किसी के अंदर चला गया है, तो उसका हम किस तरीके से उपचार करें, किस तरीके से उसका बचाव किया जाए। तो इसमें आपको एक एक सभी पॉइंट्स मैं समझाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट हेडिंग हमारी इसमें लिखी हुई है अस्थि भंग। बोर्ड पर लिखा हुआ है अस्थि भंग। तो अनेक प्रकार की चोटों में हड्डी टूट जाती है, इसके साथ ही बाहर घाव हो सकता है, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं होता। कभी कभी ऐसी चोट लगती है कि हड्डी टूटने के साथ साथ बाहर भी घाव हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है, खून बहने लगता है। लेकिन कोई हड्डी जो भंग होती है, अस्थि भंग, हड्डी टूटती है तो वो सिर्फ अंदर ही टूटती है, बाहर उसका कोई भी घाव दिखाई नहीं देता है। जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी होता है तो उसे विषम अस्थि भंग कहते हैं। यदि आपकी हड्डी टूटी है उसके साथ आपको बाहर भी कोई चोट आ गई है, घाव आ गया है, तो उसको विषम अस्थि भंग कहा जाता है। और जब चर्म पर कोई घाव नहीं होगा, जब आपकी स्किन पर, आपकी चर्म पर कोई घाव नहीं है, सिर्फ हड्डी टूटी हुई है, तो और उसे सरल अस्थि भंग कहते हैं। सरल अस्थि भंग की टूट भी प्रायः सावधानी से उपचार ना किया जाने पर जटिल व पेचीदा हो जाती है। पेचीदा अस्थि भंग में हड्डी टूटने के साथ भीतरी अंग में भी चोट लग जाती है। प्रायः बिना एक्सरे के डॉक्टर के लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है कि हड्डी टूटी है या नहीं। असावधानी की अपेक्षा अति सावधानी कहीं अधिक संगत है और संभावित अस्थि भंग का भी उसी सावधानी से उपचार करना चाहिए। बच्चे की हड्डी बड़ों की अपेक्षा आसानी से नहीं टूटती है पर झुक जाती है, उसे कच्ची टूट कहते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम होती हैं, एकदम कड़क नहीं होती हैं। बच्चों की हड्डियां आसानी से नहीं टूटती लेकिन वो झुक जाती हैं, तो उसको कहते हैं कच्ची टूट, क्योंकि हड्डी एक हरी टहनी के समान ही झुकती है। कभी कभी टूटने में हड्डियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, ऐसी टूट को बहुखंड टूट कहते हैं। यदि आपको हड्डी टूटने के साथ आपकी चर्म पर कोई घाव आ जाए तो उसको कहते हैं विषम अस्थि भंग। यदि आपकी चर्म पर कोई घाव नहीं है, सिर्फ अस्थि ही टूटी है, तो उसको कहते हैं सरल अस्थि भंग। और जो बच्चों की हड्डियां टूटती हैं, मतलब टूटती नहीं, वो झुक जाती हैं, उसको कहते हैं कच्ची टूट। कभी कभी जो हड्डियां टूटती हैं तो हड्डी के दो टुकड़े ना होकर कई टुकड़े हो जाते हैं, तो उस टूट को कहते हैं बहुखंड टूट कहते हैं। हड्डी की टूट के चिन्ह तथा लक्षण मैं आपको बता देती हूँ कि सूजन, दर्द और शक्ति की कमी तथा अंग में हिलने डुलने की क्षमता, अंग की अस्वाभाविक स्थिति और संचालन, किरकिराहट की आवाज़, जब टूटे हिस्से पर रगड़ खाते हैं, लंबी हड्डियों का छोटा हो जाना आदि इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि किसी संभावित हड्डी की टूट का बड़ी सावधानी और कोमलता के साथ उपचार करना चाहिए ताकि चोट के और बढ़ जाने की संभावना ना हो। हड्डी की टूट का जो उपचार उसी स्थान पर तुरंत करना चाहिए जहां पर आपके साथ दुर्घटना हुई है। जिस व्यक्ति का अस्थि भंग हो उसे कुछ समय तक उसे हिलने डुलने नहीं देना चाहिए, जब तक कि टूटने वाले भाग को पूरी तरह से सहायता देकर सीधा स्थिर ना कर दिया जाए। यदि अस्थि भंग के साथ ही रुधिर स्राव हो
खून का बहना हो तो पहले उसका ही उपचार करना चाहिए। यदि हड्डी की टूट असाधारण है, नॉर्मली है, तो घाव को यदि संभव हो स्वच्छ जल या साबुन से धो देना चाहिए। घाव पर एक मुलायम पैड रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि घाव में कीटाणु प्रवेश ना कर सकें। टूटी हड्डी के यथास्थान जोड़ने के लिए पटरियों और पट्टियों का उपयोग करना चाहिए ताकि टूटी हड्डी हिल डुल ना सके। पटरी पर कड़ी बांधनी चाहिए और रीफ गांठ लगा देनी चाहिए। दुर्घटना से पहुँचे सदमे कम करने के लिए घायल को गर्म रखना चाहिए। सेकंड हेडिंग है, इसमें हम आपको बताते हैं मोच। मोच क्या है? हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका लगने या जोर पड़ने से मोच आ जाती है। संधि के चारों ओर अस्थि बंध अथवा मांसपेशीय तंतु खिंच जाते हैं या टूट जाते हैं, जैसे टखने की मोच होती है, घुटने की। इसके लक्षण है कि पीड़ा बहुत होती है इसमें और जोड़ निष्क्रिय हो जाता है, सूजन आ जाती है और चर्म का रंग भी बदल जाता है, धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। इसका ट्रीटमेंट है, यदि घर में कुछ दूरी पर टखने में मोच आ जाती है तो पैर और टखने पर जूता पहने हुए ही तुरंत कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए और पट्टी को भिगो देना चाहिए ताकि वह खूब कस जाए। उस अंग से काम नहीं लेना चाहिए, उस अंग का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। मोच के स्थान पर शीतल जल की पट्टी का प्रयोग और अफीम का प्रयोग पीड़ा को कम कर देता है। यदि आपको मोच है तो आप अगर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं और अफीम साथ में रखते हैं तो ये दर्द को कम कर देता है। यदि शीतल जल, रुक जाओ 5 मिनट, यदि शीतल जल से आराम, ठंडे पानी से आराम नहीं मिलता तो मोच के स्थान को इतने गर्म पानी में जितना अंग सहन कर सके धो देना चाहिए, इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। मालिश से भी तुरंत आराम मिल जाता है। यदि मोच आए अंग को पूरा आराम देना चाहिए और कुछ दिनों तक चलना फिरना नहीं चाहिए। अब जानते हैं जलना या झुलसना। थर्ड हेडिंग, जोड़ पर की एक या अधिक हड्डी के स्थानयुक्त होने को सामान्यता। अब जान लेते हैं जो हमारी थर्ड हेडिंग है, हड्डी उतर जाना। हड्डी जोड़ पर की एक या अधिक हड्डी के स्थानच्युत होने के सामान्यता हड्डी उतर जाना कहते हैं। यदि आपकी हड्डी एक जोड़ से खिसक कर नीचे को आ गई है या ऊपर को चली गई या उसने अपना जोड़ छोड़ दिया है तो उसको कहते हैं हड्डी उतर जाना। कंधे ज़्यादातर हड्डी उतरती है कंधे की, कोहनी की, घुटने की, टखने की तथा नीचे के जबड़े की अस्थियाँ, ये ज़्यादातर उतर जाती हैं आसानी से। इसके लक्षण हैं, जोड़ों में पीड़ा होने लगती है, सूजन आ जाती है, विकृति, गतिहीन, मोच के समान इसके लक्षण होते हैं। इसका उपचार क्या है? ठंडे पानी की पट्टी इस पे लगा लेनी चाहिए। जब इससे आराम ना मिले तो इसको सेक लेना चाहिए और डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। अब फोर्थ हेडिंग हमारी इसमें जलना या झुलसना। तो सूखी गर्मी जैसे आग की लपेट से किसी गर्म धातु के टुकड़े से, अम्ल, क्षार या बिजली की धार से पीड़ित होने को जलना कहते हैं। यदि आप किसी ज़्यादा तेज़ धूप से आप पीड़ित हो गए हैं, बिजली के तार से जल गए हैं, कोई अम्ल, एसिड, इससे आप जल गए हैं तो इसको कहते हैं जलना। भाप या गर्म तरल पदार्थ जलने को कहते हैं झुलसना। यदि आप आग से जल गए हैं, किसी एसिड से जल गए हैं या गर्म धातु आपके ऊपर गिर गई है तो ये कहलाता है जलना। और यदि आपके शरीर में, अंग में कोई भाप लग गई है, जैसे कभी कभी रोटियों की भाप निकल के लग जाती है, कभी कभी हम कोई खाना बना रहे हैं उसकी भाप लग जाती है या गर्म पानी की भाप लग जाती है तो हमारी जो त्वचा होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, उसको कहते हैं झुलसना। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक सा ही होता है, दोनों में ही जलन होती है और दर्द होता है। इसकी पहचान कैसे होगी? त्वचा इसकी लाल पड़ जाती है या फफोले आ जाते हैं, तंतु नष्ट हो जाते हैं, असह्य पीड़ा होने लगती है, कपड़ा चर्म में चिपक सकता है। जलने से चर्म पर लाली आ जाने और फोफले पड़ जाने में अंतर है। फफोले पड़ने वाली जलन गंभीर और अधिक कष्टदायक होती है। इसमें चर्म और उसके नीचे का मांस नष्ट हो जाता है। यह जलन
गंभीर होती है तो भी इसमें पीड़ा अपेक्षाकृत कम होती है। इसका ट्रीटमेंट है जले अंग पर से बड़ी सावधानी से कपड़ा हटा देना चाहिए यदि वह घाव से चिपक ना गया हो, किंतु चिपक जाने की दशा में उसे चारों ओर से काट देना चाहिए और शरीर से चिपक गए कपड़े पर कोई तेल लगा देना चाहिए। फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें छूत लगने का भय रहता है, इन्फेक्शन संक्रामक उससे हो सकता है। घाव पर सोडा बाइकार्बोनेट के घोल में भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रख देनी चाहिए। यह घोल 1.5 पाव पानी में 1 चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट डालकर बनाना चाहिए या जले भाग को शरीर के ताप के बराबर गर्म पानी में डुबाए रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसमें 5th हेडिंग जो है वो है रक्तस्राव, ब्लीडिंग। यदि किसी कारण से कोई रक्त नलिका कट जाती है तो रुधिर खून बहने लगता है। रक्तस्राव का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी नली कोशिका सिरा या धमनी कटी हुई है। पहले जानते हैं केशिकीय रक्तस्राव क्या होता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी ब्लीडिंग। यह अत्यंत साधारण और सामान्य रक्तस्राव है, रक्त कोशिका से धीरे धीरे ये बहता रहता है। दूसरा है सिरा से रक्तस्राव यानी वीनस ब्लीडिंग जिसको कहते हैं। तो सिरा से स्रावित रक्त नीलापन लिए गहरे लाल रंग का होता है और लगातार तेजी से एक बंधी हुई धार में घाव से हृदय के परे की ओर निकलता रहता है। धमनीय रक्तस्राव क्या होता है, धमनीय रक्तस्राव रक्त इसका होता है चमकीला होता है और उछलता हुआ बाहर निकलता है, जिसकी उछलने की गति दिल की धड़कन के बराबर होती है। रक्त घाव से दिल के पास वाले भाग की ओर से निकलता है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है 6वीं वो है घाव। चर्म की साधारण खरोंच से लेकर शरीर की बड़ी चोटों तक को घाव कह सकते हैं। शरीर में स्नायुओं का क्रम टूट जाने से घाव हो जाता है, जिससे रक्त बहता है और रोग फैलाने वाले कीटाणु तथा अन्य विषैले पदार्थ अंदर पहुंच जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हर स्थिति में प्राथमिक सहायता या उपचार का दोहरा उद्देश्य होता है। रक्तस्राव को रोकना, विष प्रसार से बचाना। घाव के उपचार के भी कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे उपयुक्त ढंग से रक्तस्राव बंद कर देना चाहिए। यदि घाव में कोई चीज़ घुसी हुई है तो घाव पर प्रत्यक्ष दबाव डालना चाहिए। रक्तस्राव को नियंत्रण करने के लिए दबाव स्थानों को प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें वो हमारी है विष। विष के बारे में बताने, यदि आप विष जीवों के लिए असंख्य पदार्थ विषतुल्य होते हैं, परंतु प्राथमिक सहायता की दृष्टि में सभी प्रकार के विष को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है जिसको कहते हैं दाहक विष और दूसरा होता है आदाहक विष। दाहक विष के बारे में मैं बताती हूँ। दाहक विष जो कि शरीर के तंतुओं को जला देता है। जो दाहक विष होता है हमारे शरीर के अंदर जो तंतु होते हैं ये उसको जला देता है, और से सभी विष जो विष नहीं होते हैं। दाहक विष क्या है, एसिड जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या अमोनिया या कास्टिक सोडा दाहक विष हैं। शरीर के जिस भाग के संपर्क में ये विष आते हैं वह भाग सूज जाता है, वहाँ फफोले पड़ जाते हैं या रंग उसका अलग हो जाता है, नीला पड़ जाता है। इसलिए यदि ऐसा विष किसी प्रकार खा लिया जाए तो वह ओठ और मुंह को जला देता है। दाहक विष के खाने से यदि पेट विष के प्रभाव से जल चुका है तो उल्टियाँ करवा देनी चाहिए, क्योंकि उल्टियों में पड़े जोर से रोगी के अधिक घायल हो जाने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में कोई विष प्रतिकारक देना ही उत्तम है। अगर एल्कली अर्थात तीव्र अमोनिया, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का विष खाया गया है तो सिरका या बराबर के पानी में नींबू का रस मिलाकर देना चाहिए। आदाहक विष क्या होता है, इस वर्ग के विष से मुंह या होंठ नहीं जलते, इसलिए रोगी को उल्टी करा देनी चाहिए। उल्टी कराने की सबसे आसान औषधियाँ हैं 1 गिलास गुनगुने पानी में चम्मच भर सूखी सरसों या राई डालकर, 1 गिलास गुनगुने पानी में
2 बड़े चम्मच भरकर नमक डाल देना चाहिए। आसानी से उसको उल्टी कराकर, ये विष आदाहक विष जो होता है ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। अब हम बताते हैं आपको हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया क्या है? हिस्टीरिया के दौरे का कारण क्रियात्मक मानसिक अव्यवस्था है। जो दौरे पड़ते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठता है व्यक्ति, उसको कहते हैं हिस्टीरिया। यह रोग लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाया जाता है और अधिकांश यौवनावस्था में उन लड़कियों को होता है जिनकी उत्तेजना असंतुलित रहती है। किसी उत्तेजना के कारण या अपनी और दूसरे का ध्यान आकर्षित करने की लालसा से दौरा आ सकता है। दौरे के समय रोगी में कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ये वाली जो हेडिंग चल रही थी हमारी, इसके उपाय ये कंप्लीट होती है ही। नेक्स्ट हेडिंग जो आप साइड में बोर्ड पे देख रहे हैं वो आपातकालीन सुरक्षा के लिए योजना तैयार करना। आपातकालीन योजना का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसमें आंतरिक बातों को समावेश होना आवश्यक है। पहली बात तो इसमें ये होनी चाहिए, आपातकालीन सुरक्षा के अंतर्गत ये आना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में एक अच्छा हवादार कक्ष होना चाहिए जिसमें एक पलंग, कंबल तथा प्राथमिक चिकित्सा संबंधी पेटी रखी ही हो। दूसरा, आकस्मिक दुर्घटना या रूढ़ता के अवसर पर शिक्षक को चाहिए कि वह तत्काल परिचारिका या प्राचार्य को सूचित करे तथा इसमें से किसी एक को माता पिता से संपर्क स्थापित कर सके। आपातकालीन सुरक्षा के लिए योजना तैयार करना मतलब विद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो आपातकालीन सुरक्षा एक कक्ष बनवाए और वहाँ पे दवाई, छोटी मोटी आपातकालीन चिकित्सक पेटी, इसका भी वह इंतज़ाम कराए। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यू चैप्टर रहेगा जो है संक्रामक रोग।